हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो हमने साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ठीक है। सो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। सो इंक्वायरी का क्या मतलब है? इंक्वायरी मीन्स जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सर्च करते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है। सो जनरली इंक्वायरी टर्म जो यूज़ होता है नॉर्मली उसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के बारे में पता कर रहे हो। ठीक है। बट साइकोलॉजी में इंक्वायरी किसकी हो रही है? किसी प्रॉब्लम की, किसी बिहेवियर की, और किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे इंक्वायरी बोलेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट का जो मेन काम शुरू होता है वो इंक्वायरी से शुरू होता है। ठीक है। तो कुछ मतलब इसके गोल्स होते हैं जब वो इंक्वायरी करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं कि क्या क्या गोल्स होते हैं जब वो इंक्वायरी करते हैं। तो सबसे पहला जो गोल है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिहेवियर एंड फिनोमिना। तो किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन? बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। जिस बिहेवियर को वो स्टडी करना चाहता है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, उसको डिस्क्राइब करना कि ये जो बिहेवियर है ये किस तरह का बिहेवियर है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से बिहेवियर की बात हो रही है? ओवर्ट बिहेवियर की। ठीक है। ओवर्ट और कोवर्ट दो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओवर्ट का मतलब होता है वो वाला बिहेवियर जो आउटवर्डली नज़र आता है। ठीक है। आउटवर्डली मतलब जिस बिहेवियर को आप देख सकते हो, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा खाना खा रहा है, तो ये बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो इसे हम ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। और दूसरा है कोवर्ट बिहेवियर। तो ये ओवर्ट का बिल्कुल उल्टा है, मतलब ये वो बिहेवियर है जो नज़र नहीं आता, जैसे आपकी अंदर की फीलिंग्स हो गई और जो आप सोच रहे हो। ठीक है। आप क्या सोच रहे हो कोई दूसरा देख नहीं सकता है। ठीक है। आप अंदर क्या फील कर रहे हो वो भी कोई देख नहीं सकता है। तो ये इसे हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो साइंटिफिक इंक्वायरी हो रही है वो यहाँ ओवर्ट बिहेवियर को स्टडी करने की बात हो रही है। ठीक है। सो गोल ही होता है यहाँ इंक्वायरी का किसी भी बिहेवियर को, किसी फिनोमिना को या कंडीशन को डिस्क्राइब कर सके कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों है, किस वजह से है। ठीक है। मतलब बिहेवियर के बारे में बता सके। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ जैसे किसी का बिहेवियर है कि वो बहुत एग्रेसिव है, तो अब एक साइकोलॉजिस्ट का इंक्वायरी करने का गोल हो जाएगा कि उसके उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है और किस कंडीशन में वो बिहेवियर ऐसा हो जाता है। ठीक है। उस बिहेवियर को क्या कंट्रोल कर सकता है या क्या चेंज कर सकता है। सो बिहेवियर के ऊपर टोटल एक डिस्क्रिप्शन देना, ये फर्स्ट गोल है इंक्वायरी का। ठीक है। देन हमारा सेकंड जो गोल है वो है प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आप पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, गेस कर पा रहे हो। ये इंक्वायरी आप करते हो तो उसके बाद आप एक प्रिडिक्शन कर पाते हो कि ये बिहेवियर अगली बार ऐसे कब आएगा। ठीक है। मतलब कि अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर की बात कर रहे हैं, गुस्से वाले बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है तो उसमें हम ये प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ये पर्सन जो है ये किस कंडीशन के अंदर एग्रेसिव होता है। ठीक है। समझ पा रहे हो? या इसको कब गुस्सा आता है, किस बात की वजह से गुस्सा आता है, और ये कब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, ज़्यादा शो करता है। तो हम प्रिडिक्ट कर पाएँ और हम ये बता पाएँ कि जब भी इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो इसको गुस्सा आएगा। ठीक है। तो हमने पहले बिहेवियर को डिस्क्राइब किया और फिर बाद में उसे प्रिडिक्ट भी करना है कि किस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है। सो प्रिडिक्शन कैसी होती है? जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे लेते हैं, अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रिडिक्शन होगा, जितना ज़्यादा हम लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगा। ठीक है। और जितना कम सैम्पल होगा हमारा, मतलब जितने कम लोगों पे हम स्टडी करेंगे, उतना प्रिडिक्शन में ज़्यादा एरर आएगा। तो ये डिपेंडेंट होती है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस आपने ली हैं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट गोल है एक्सप्लेनेशन। नो कॉजल फैक्टर्स। कॉजल फैक्टर्स मतलब जिसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करना। तो कॉजल फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं साइकोलॉजी की टर्म में।
तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स जो बिहेवियर को कॉज करते हैं, तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट मीन्स आपने कोई चीज़ उसको बोली और वो गुस्सा हो गया, ठीक है। हर बार जब भी आप उसको वो चीज़ बोलोगे वो गुस्सा हो जाएगा, आप जब भी उसके सामने वो नाम लोगे वो गुस्सा होगा। तो कॉज हो गया किसी चीज़ के बारे में बोलना, और इफ़ेक्ट हो गया उसका एग्रेसिव होना, ठीक है, गुस्सा होना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना होता है। तो ये हमारी इंक्वायरी के एक्सप्लेनेशन में होता है कि कॉजल फैक्टर्स इस बिहेवियर के हैं और इस वजह से बिहेवियर सामने आता है, और अगली बार जब भी ये होगा तो ये बिहेवियर होगा, प्रिडिक्शन में आ गया, और ये बिहेवियर जो है इस पर्सन का है, आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो है कंट्रोल, एंटीसीडेंट कंडीशंस टू मॉडिफाई एंड मेक अ बिहेवियर। अब जनरली हम बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव बिहेवियर, जैसे मैंने एग्रेसिव बोला, ऐसे नेगेटिव बिहेवियर भी होते हैं। तो इंक्वायरी का फ़ायदा तभी होता है जब हम नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे किया जाता है? एंटीसीडेंट कंडीशंस को चेंज करके। एंटीसीडेंट कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से वो बिहेवियर जो है वो बाद में शो हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना, वो कॉज है उसका, तो वो कॉज है, उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं ऐसी। एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले की कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऐसा हो गया है उसका, ठीक है। तो अगर हम एंटीसीडेंट कंडीशंस को ही चेंज कर दें तो क्या होगा? एक तो बिहेवियर चेंज हो सकता है, या फिर कोई बिहेवियर नहीं है तो उसको लाया जा सकता है, और किसी भी बिहेवियर को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे नेगेटिव बिहेवियर में हम घटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी का पॉजिटिव बिहेवियर है, कोई बहुत अच्छा और खुश रहता है, तो उसके बिहेवियर को बढ़ाना है। तो कहीं पे हम घटा रहे हैं और कहीं पे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एंटीसीडेंट कंडीशंस को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसके पहले वाले कंडीशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो बिहेवियर शो होना होता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट गोल है हमारा एप्लीकेशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। तो हमने ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली कि किसी के अंदर एक ये बिहेवियर है जो इस टाइम पे हमेशा नज़र आता है। उसका कॉजल फैक्टर ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं तो वो बिहेवियर दिखता है, ठीक है। और उसकी एंटीसीडेंट कंडीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो बिहेवियर ना हो। तो अब ये सब जानने के बाद हमारा फाइनल एम क्या रह जाता है? एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मीन्स आप अपनी इंक्वायरी को अप्लाई करके देखोगे कि क्या हम ये चीज़ एक्चुअल में कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? अप्लाई ही करोगे, ठीक है। एंटीसीडेंट कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, फिर चेक करोगे कि बिहेवियर में कुछ चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। सो मेनली इनका पर्पस क्या होता है? या तो किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिहेवियर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना, या फिर किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आना, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है उसको मोटिवेट करना, कोई नेगेटिव थिंकर है तो उसको पॉजिटिव थिंकर में बिल्ड करना। तो पूरा स्टडी करना, पहले तो एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्शन देना कि वो एक नेगेटिव थिंकर है, उसका ये बिहेवियर है, फिर उसको प्रिडिक्ट करना कि वो नेगेटिव थिंकर इसलिए होता है क्योंकि जब भी उसके मार्क्स कम आते हैं वो नेगेटिव थिंकर हो जाता है। फिर एक्सप्लेनेशन देना कि वो पहले पढ़ता नहीं है, फिर मार्क्स कम आते हैं, फिर वो नेगेटिव थिंकर में चला जाता है। तो उसका कॉजल फैक्टर क्या है कि वो ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कॉजल फैक्टर हो जाएगा, है ना। फिर एंटीसीडेंट कंडीशंस को कंट्रोल करना कि उसको स्ट्रैटेजी बनाना सिखाएं, उसके पढ़ने के तरीके को चेंज कराएं, उसकी टाइमिंग बढ़ा दें पढ़ने की। तो वो कंडीशंस कंट्रोल करके बाद में उसको अप्लाई करके देखना कि क्या कुछ चेंज आया है उसके बिहेवियर में, या क्या कुछ मतलब मार्क्स में कुछ चेंज आया है उसकी वजह से, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग में कुछ चेंज आया है या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना। तो ये सब हमारे गोल्स होते हैं इंक्वायरी करने के साइकोलॉजी में, जब भी हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। एक इसमें नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट है कि एन इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक। एक इंक्वायरी जो भी कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए,
ऑब्जेक्टिव मतलब अगर उसकी जगह उस टाइम पे कोई और भी हो जो ये इंक्वायरी करे तो उसका रिजल्ट भी यही आना चाहिए जो इस साइकोलॉजिस्ट ने देखा है, ठीक है। इसमें उनके कुछ अपने व्यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसे अभी मैंने कोई इंक्वायरी करी किसी के बिहेवियर पे, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी, मैंने जो प्रिडिक्शन लिखी हैं, ठीक है, कॉजल फैक्टर्स लिखे हैं, ये सब लिखे हैं, वो अगर कोई और करेगा इंक्वायरी किसी पर्सन की तो वो भी वही आना चाहिए जो मैंने लिखे हैं, तभी वो ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। मतलब दोनों ने सेम चीज़ नोटिस करी है, मैंने उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं डाला, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मेरी तरफ से कोई ओपिनियन आ जाएगी तो दूसरे का रिजल्ट और मेरा रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी वही होती है जिसमें हम दोनों ने अपनी कोई ओपिनियन नहीं डाली, बस जो ऑब्जर्व किया उसी को हमने नोट डाउन करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है उसमें कुछ स्टेप्स हमेशा फॉलो होने चाहिए, कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। मतलब तो कुछ स्टेप्स होते हैं इंक्वायरी के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो हमेशा फॉलो होने चाहिए, उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ मतलब गोल्स के बाद आते हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या होते हैं इंक्वायरी के? सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। पहले तो हमें ये ढूंढना है कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब हमें किस चीज़ के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है, इंक्वायरी करनी है। या तो कोई पुरानी रिसर्च चल रही थी उसको अपडेट करना चाहते हो, या आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आप उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। या फिर किसी की पुरानी थ्योरी को कंटिन्यू कर सकते हो जो आधी रह गई हो, या फिर आपको लगता है कि उसको अपडेट होने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो आपको पहले कॉन्सेप्चुलाइज करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्चुलाइज का मतलब है कि ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है और कौन सी प्रॉब्लम को आप एक्चुअल में स्टडी करोगे, ये आपको यहाँ सोचना होता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? जब आप एक स्टेटमेंट बनाते हो अपने आप से और उसको फिर आप इन स्टेप्स के थ्रू वेरीफाई करते हो, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ वेरीफाइड थ्रू इंक्वायरी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप अपना ही एक स्टेटमेंट बनाते हो और उसको आप खुद ही वेरीफाई करते हो सकता है एंड में वो आपकी स्टेटमेंट सही भी निकले या फिर गलत भी निकले, ठीक है। फिर आपको नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है अगर वो गलत है तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम वो वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने ये सोचा कि नेगेटिव थिंकर इसलिए है क्योंकि ये ढंग से पढ़ता नहीं है, उसके मार्क्स कम आते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई हाइपोथेसिस की? अगर ये ढंग से कि ये ढंग से पढ़ता नहीं है, अगर ये ढंग से पढ़े तो इसकी थिंकिंग चेंज हो सकती है, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। तो ये हमारा हाइपोथेसिस आ गया यहाँ पे। अब हो सकता है कि हमारा हाइपोथेसिस गलत भी हो, क्या पता उसकी नेगेटिव थिंकिंग कुछ और रीज़न की वजह से हो, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया, एक स्टेटमेंट बना लिया यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स। कहाँ से करना है? किसी एक इंडिविजुअल से जिसको आप स्टडी कर रहे हो, या आप ग्रुप को स्टडी कर रहे हो, आप क्लास को पूरी स्टडी कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हो। तो आपका सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जिससे आप डाटा ले रहे हो, और ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको हम इन्फॉर्मेंट्स बोलते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशंस देते हैं या जिससे हम डेटा ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं। तो डेटा कैसे लिया जाता है? या तो आप डायरेक्ट पूछ लेते हो किसी से, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब पूछना, तो आप डायरेक्ट पूछ रहे हो तो वो खुद आपको अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन कई बारी हम ये इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने बारे में सही चीज़ें छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं। फिर आप इंटरव्यूज़ लेते हो, इंटरव्यूज़ में आप क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हो ताकि उसको डायरेक्टली ये पता ना चले कि क्यों मेरे से ये सब पूछ रहे हैं, क्या चीज़ पता करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चनेयर लिखवा लेते हो आप कई बार, क्वेश्चनेयर में आप चॉइसेस देते हो तो उसमें से उन्हें चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हो गए डेटा कलेक्ट करने के। देन हमारा थर्ड स्टेप है ड्रॉ कंक्लूजन्स।
आपने डेटा कलेक्ट करके उसको स्टडी करना है डेटा को, और स्टैटिक्स के मेथड्स को यूज़ करके, ठीक है। स्टैटिस्टिक होता है एक सब्जेक्ट, तो उसको यूज़ करके उस डेटा को आपने एक्चुअली में पूरा एनालाइज करना है। बार डायग्राम्स बना के या पाई चार्ट बना के आपने एनालाइज करना है कि कितना परसेंट क्या मतलब वो सब स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। आगे आप ये ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ये सब। तो उसको उसे करके हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि अच्छा ये जो रीज़न है वो ये है, मतलब इस प्रॉब्लम का ये रीज़न है, ठीक है। देन हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। रिवाइजिंग क्यों बोल रहा है? क्योंकि हो सकता है हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो हमारे हाइपोथेसिस से अलग नया है, ठीक है। हमने हाइपोथेसिस रखा है कि वो पढ़ता नहीं है ढंग से, इसलिए उसका नेगेटिव बिहेवियर है। लेकिन जब हमने स्टैटिस्टिकल मेथड से जो डाटा कलेक्ट किया उसमें हमने देखा कि पढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि उसका वो नेगेटिव जो बिहेवियर है वो इसलिए है क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में उसका कोई फ्रेंड है जो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया? चेंज हो गया, है ना। उसकी नेगेटिव थिंकिंग तो अभी भी है, बट हमने सोचा था कि पढ़ता नहीं है, नंबर नहीं आते, इसलिए हो रहा है, बल्कि हुआ क्या, उल्टा क्या निकला कि उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम दोबारा से एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे कि अब हम बोलेंगे कि हमारा जो नया स्टेटमेंट होगा कि नेगेटिव बिहेवियर है किसी पर्सन का बिकॉज उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत नेगेटिव है। अब ये हमारा नया हाइपोथेसिस बन गया। सो दोबारा से हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चनेयर बना के, इंटरव्यूज़ लेके उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है शुरू से। और अगर आपका पहले वाला ही हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है तो आपका कंक्लूजन भी वही निकलता है जो आपने सोचा था, ठीक है। पढ़ाई की वजह से नेगेटिव है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। तो क्या होगा? वो आपकी थ्योरी में चेंज हो जाएगा कि आपने थ्योरी बना ली कि हमेशा ही नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादातर बच्चों का होता है जो वो पढ़ते ही नहीं है, उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो वो आपकी थ्योरी बन जाती है। जब तक कोई और मतलब आके उसके ऊपर दोबारा इंक्वायरी करके उसको चेंज ना कर दे, वही थ्योरी कंटिन्यू होती है, ठीक है। जैसे आप इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ पढ़ रहे हो, तो साइंटिस्ट ने ये सब स्टेप्स लेकर थ्योरीज़ बनाई है। अब आप में से ही कोई उठ के आगे जाकर साइकोलॉजिस्ट बन जाए और उसके ऊपर वो थ्योरी चेंज कर दे पूरा दोबारा से, मतलब सारा काम करके, तो फिर थ्योरी चेंज हो जाएगी, आपकी नई थ्योरी बन जाएगी, है ना। तो ये आपका पूरा मेथड ऑफ इंक्वायरी हो जाता है जिसमें आपके गोल्स और स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। ये जो मेथड्स जो अभी हमने कर रहे हैं, गोल स्टेप्स, यहाँ पे सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर की बात करी जा रही है, क्योंकि कोवर्ट बिहेवियर का अलग मेथड होता है जिसको इंटरप्रेटिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोज़ एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।